हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑफ ट्रूथ। लेकिन इससे पहले हम फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड का पेपर देखते हो तो वहाँ पर फ्रांसिस बेकन के बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में आपको जो तैयार करना है मैटर, वो आपको 2.5 पेज तक का ही तैयार करना है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली यहाँ पर कोई एक टॉपिक देकर नहीं पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको जैसे फ्रांसिस बेकन की फ़िलोसॉफ़ी क्या है, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, जितने भी उन्होंने आपके सिलेबस में टॉपिक्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं उसके बेस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की बातें देखनी है, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में देखना है। देन आपको जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे, उनके जो 10 या 11 आपके टॉपिक्स दे रखे हैं फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड, उनकी थोड़ी थोड़ी बातें आपको उस टॉपिक में लिख कर, यानी कि 6-7 टॉपिक को इकट्ठा कर कर अपना एक आंसर लिखना है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए और जो मेन बातें हैं फ्रांसिस बेकन की वो आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक के बारे में आपको इसलिए भी पता होना चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का पार्ट फर्स्ट में, उसमें अगर फ्रांसिस बेकन का कोई भी प्रोज आ जाता है, जैसे कभी ऑफ ट्रूथ आ गया या ऑफ एंगर से रिलेटेड आ गया, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से प्रोज हैं और इसके अंदर फ्रांसिस बेकन ने क्या मेन बात बताई है। मीन्स कि आपको मेन आइडिया के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे कि आप जो स्टैंजा का क्वेश्चन है उसे भी कवर कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टार्टिंग की बातें हैं ये फ्रांसिस बेकन के हर एक टॉपिक से रिलेट रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। फ्रांसिस बेकन वाज अ प्रोज राइटर ऑफ रिनेसांस एज। कि जो फ्रांसिस बेकन है ये कौन सी एज के राइटर हैं? तो ये रिनेसा एज के राइटर हैं। अ ग्रेट फिलोसोफर एंड पियोनियर ऑफ साइंटिफिक थॉट। और ये एक ग्रेट फिलोसोफर भी हैं, इसके साथ ही इनकी जो थिंकिंग है वो किस तरीके की है? तार्किक, साइंटिफिक है। ही हैड सेट सम गोल्स इन हिज लाइफ। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स पहले से सेट करके रखे हुए हैं। वन इज़ टू सर्व हिज कंट्री। कि पहला इनका गोल क्या है कि ये हमेशा अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, मीन्स जो भी काम करेंगे वो अपनी कंट्री के लिए ही करेंगे। सेकेंड इज़ टू सर्व द चर्च। और इनका जो सेकंड गोल है वो क्या है? चर्च को सर्व करना, ठीक है। द थर्ड इज़ टू लर्न द ट्रूथ। और जो अदर काम है वो कौन सा हो जाएगा? कि ट्रूथ के बारे में जानना, सीखना। His interest in his science and reasoning lead him to write critically about the fact aspects of life. उनका जो साइंस में और जो रीजनिंग में इंटरेस्ट है, इसी इंटरेस्ट के कारण वो लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, उनके बारे में लिखते हैं। ही रोट मैनी ऐसे विच टिल टुडे रिसीव एप्रिसिएशन एंड इज़ अप टू डेट। इसी कारण उन्होंने बहुत सारे ऐसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने अपने सिलेबस में भी देखे होंगे, उनके बहुत सारे ऐसे हैं और उन सभी ऐसेस हैं जो उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनकी प्रेज, तारीफ़ की गई हैं और वो आज भी उन ऐसे, वो जो ऐसे हैं वो अप टू डेट हैं। बीइंग एन एसिस्ट हिज एम वाज टू शेयर द विजडम ऑफ हिज लाइफ। एक एसिस्ट होने के नाते उनका मेन एम क्या है कि उनकी लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जो विजडम गेन की है, उसको दूसरों के साथ शेयर करना। ये जो बातें हैं, ये सारी बातें, कोई भी फ्रांसिस बेकन का प्रोज आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिखनी हैं। उसके बाद आप उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ कुछ बातें छांट कर वहाँ पर अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके बाद है राइटिंग ऑफ स्टाइल। मीन्स राइटिंग स्टाइल कैसा है उनका? बेकन्स स्टाइल इज़ मोस्ट रिमार्केबल फॉर हिज प्रिसेसिवनेस। यानी कि बेकन का जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो जो प्रेसिसनेस का मीन्स क्या होता है? प्रेसिस का मीन्स हो गया जैसे कि आपको बहुत लंबी एक आर्टिकल दिया गया है, उसके आपको एक शॉर्ट में समरी बनाना। ही हैज़ अ ग्रेट कमांड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द सेंटेंस। उनकी सेंटेंस में जो मेन बातें होती हैं उस पर एक बहुत अच्छी कमांड है। मीन्स अगर आपको कोई 3-4 पेज का एक ऐसे या टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें से मेन क्या बातें हैं उसको वो कंडेंस कर लेते हैं। ईच सेंटेंस ऑफ हिज ऐसे कंटेन मल्टीपल मीनिंग्स एंड रेफरेंस। उनके जो भी सेंटेंस होते हैं ऐसे में, जो भी बातें होती हैं, उसके अलग अलग मीनिंग और रेफरेंस निकलते हैं।
He combines wisdom with brevity and his short pithy sayings become famous as mottos and useful expression. उनका ये जो अपनी बुद्धि के साथ यानी कि एक तो विस्डम के साथ जो एक ब्रीफ में लिखते हैं, एक संक्षिप्त रूप में, समरी के रूप में लिखते हैं, शॉर्ट होता है लेकिन उसका एक पीथी का मीन्स हो गया मीनिंगफुल, वो लिखते हैं, जिसके कारण उनकी ये जो बातें होती हैं, उनके जो ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटोस यानी कि अर्थपूर्ण होते हैं एंड इसके साथ ही यूजफुल एक्सप्रेशंस भी उसमें दिए हुए होते हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ एप्रोस्टिक। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा है? एप्रोस्टिक है। मीन्स कि वो क्या है कि जो कुछ भी लिखते हैं वो एक एग्जैक्ट वे में लिखते हैं, विच मीन्स अ कॉम्पैक्ट कंडेंस एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। मेन वही बात है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, घुमा फिरा कर बातें नहीं लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें वो लिखते हैं। ही वॉज एक्सपर्ट इन एक्सप्रेसिंग ट्रूथ इन अ फ्यू पॉसिबल वर्ड्स विथ ब्यूटी। सेम वही बात कि वो जो सच है, जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं और वो भी इतनी अच्छे तरीके से बात करते हैं, यानी कि उनके जो शब्दों का चुनाव है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी प्रोज से रिलेटेड आप लिखना चाहते हो फिर आप वो लिख सकते हो। हीज ऐसे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एप्रियोस्टिक स्टाइल। भाई बहुत सारे उनके जो ऐसे हैं वो इस स्टाइल के एग्जाम्पल हैं। फिर हीज ऐसे, यहाँ पर जिस भी ऐसे के बारे में आपने बताना है उसका नाम लिख देना। हैज़ मैनी एग्जाम्पल ऑफ द एप्रियोस्टिक स्टाइल। ठीक है, तो ये जो बातें हैं अभी तक की ये कॉमन है। फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है, आपको ये बातें वहाँ पर लिखनी ही हैं। अब हम देखेंगे कि जो फ्रांसिस बेकन का ये जो टॉपिक है ऑफ ट्रूथ, इसमें वो क्या बातें कहती हैं। देखो नाम से आधी बातें तो आपको नाम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो आपकी सारी बातें एक एक लाइन वो पढ़ेगा। उसका मेन मकसद यही होता है कि क्या आपने उस टॉपिक से रिलेटेड बातें लिखी हैं या फिर नहीं लिखी हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि टॉपिक में क्या बातें कही गई हैं। एंड फ्रांसिस बेकन के जितने भी टॉपिक हैं उनके नेम से ही पता चल जाता है उन्होंने क्या बातें कही होंगी। अब सच के बारे में क्या बात कही होगी कि सच अच्छा होता है लेकिन हर कोई सच बोलता नहीं है, क्योंकि अगर कोई सच बोलेगा तो जिसके बारे में वो सच बोल रहा है उसको सामने वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अपने रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा उसका जो बिहेवियर होता है, जो रिलेशन होता है वो चेंज होने लग जाता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि अब हम इस वीडियो में समरी में पढ़ेंगे। इन द बिगनिंग के अंदर ही स्टेट्स दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर द ट्रूथ। स्टार्ट मतलब जो लोग होते हैं वो सच की केयर नहीं करते हैं। ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ पायलट, तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं पायलट का, द गवर्नर ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि रोमन एम्पायर का गवर्नर था। वाइल कंडक्टिंग द सेशन विद जीसस क्रिस्ट, जब वो जीसस क्रिस्ट जो क्रिस्ट है उनका सेशन कंडक्ट कर रहा था, डज नॉट पे अटेंशन टू द ट्रूथ, तो उन्होंने सच की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड सैड, और वो कहते हैं वट इज़ द ट्रूथ, सच क्या होता है। सैड जस्टिस पायलट, तो जस्टिस पायलट है जो उन्होंने कहा। एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और क्वेश्चन पूछने के बाद उसने आंसर तक की वेट नहीं की है। ठीक है, अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि जो लोग हैं वो सच को हेट करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि लोग सच को हेट करते हैं। आज आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आपको पसंद ही नहीं कि वो मेहमान आपके घर पर आए, आप उसे पसंद ही नहीं करते, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हाय आप क्यों आ गए, हम तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी। अगर उसने कह दिया कि हाँ मैं चाय ले लूँगा, आपके मन में नहीं है कि चाय बनाना है कुछ भी, तो आप क्या कहोगे, बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप सच बोल नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप सच बोल भी देते हो तो सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो वो चीज़ें कि सच से लोग हेट क्यों करते हैं, सामने वाले के लिए भी और खुद के लिए भी, दोनों के लिए सच कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। छोटा सा नुकसान के कारण हम उस चीज़ को सह नहीं पाते और हम सच से हटकर झूठ की तरफ आ जाते हैं। तो वही बातें इसमें बताई गई हैं। मूविंग ऑन, ही डिस्क्राइब द रीज़न वाई पीपल डू नॉट लाइक द ट्रूथ, कि लोग सच को पसंद क्यों नहीं करते हैं। फर्स्ट, पहला रीज़न क्या है, द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क एंड मैन इज़ एवर रेलिक्वेंट टू हार्ड वर्क। तो सबसे पहला क्या इसमें बताया गया है कि जो ट्रूथ होता है ना वो डिफ़िकल्ट होता है एक्वायर करना, यानी कि अगर आपको सच बोलना है तो इसके लिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क और मैन ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोर ओवर ट्रूथ मेक्स पीपल बाउंड टू अ सर्टेन फैक्ट, इट डिमिनिश फ्रीडम,
जो सच होता है ना वो कहीं ना कहीं इंसान को रोक कर रखता है। कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ मान मर्यादाएं होती हैं, फिर आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो क्योंकि हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है। इससे हमारी जो फ्रीडम है धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग जाती है। अकॉर्डिंग टू द बेकन, बेकन के अनुसार ट्रूथ इज़ लाइक अ ब्राइट डे विच शोज द रियल सेल्फ। जो ट्रूथ है वो एक बहुत ज़्यादा ब्राइट डे की तरह है जो कि हमें हमारी रियलिटी दिखाता है। ट्रूथ इज़ लाइक अ पर्ल दैट शो वट इज़ विजिबल टू द नेक आइज। ये एक पर्ल की तरह है जो कि हम एक नॉर्मल नेक्ड आइज से देख सकते हैं। इट कैन नॉट शो एनीथिंग बाय एडिंग अनरियलिस्टिक एलिमेंट। सच वो होता है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई भी अनरियलिस्टिक एलिमेंट का मिस कोई थोड़ा बहुत भी झूठ ऐड नहीं करते हैं। सच वो चीज़ होती है। फॉल्सहुड कैन शो समथिंग अपीयरेंट इन डार्क। फॉल्सहुड यानी कि कुछ गलत बातें या झूठ हम थोड़ा सा जो बोलते हैं उससे वो डार्क। मेन बात यह है कि जो सच है ना वो एक ब्राइट डे की तरह है, ठीक है, और इसमें आपको आपकी रियलिटी पता चलती है। और कोई भी इंसान है वो अपनी जो रियलिटी है, कोई भी इंसान है वो अपनी आलोचना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। इवन अगर उसको कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो हम उस चीज़ को सुधारने की जगह सामने वाले पर्सन में एक दो और कमियां निकाल देते हैं। वो बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। लाइज एंड प्लेजर, कि किस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं और वो खुश रहते हैं। पीपल लाइज बिकॉज इट कवर देयर रियल पर्सनैलिटी। लोग झूठ बोलते हैं ताकि उनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो कवर हो जाए। बेकन राइटली सेज दैट, बेकन कहते हैं, अ मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एट प्लेजर, कि जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो मिक्स कर दिया जाता है झूठ, ठीक है, उससे क्या कि हमें खुशी मिल जाती है। द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू एंड एवरीवन। कि अगर देखो आप पूरा सच नहीं बोलते, इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा झूठ मिक्स कर देते हो। इससे क्या होता है कि ना मुझे घाटा हुआ ना उसको कोई नुकसान हुआ, तो हम ये चीज़ जीते हैं, जिसके कारण हमें जो थिंग्स है वो अच्छी लगने लग जाती है। इसी कारण जो इंसान है वो पूरा सच नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है पूरा सच बोलने से सामने वाले को भी और मुझे दोनों को ही नुकसान होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा झूठ मिक्स कर देते हैं। ही स्टेट्स, वो कहते हैं, इफ़ everything is present as its real color with no additional praise, flattering comments and illusion, the society will become indolent। तो सेम वही चीज़ होगी कि अगर आप डायरेक्ट सच बोल देते हो बिना कोई झूठ, बिना कोई प्रेज, तारीफ, फ्लटरिंग के, तो इससे क्या होगा, एक साथ जो हम ये समाज बनाए फिरते हैं, ठीक है, ये मेरा भाई, ये ऐसे, ये वैसे, ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं रहना, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? आज जितने भी रिश्ते हैं 90% रिश्ते कैसे होते हैं, मतलब के होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर आप सच बोल दोगे क्या वो आपका रिश्ता चल पाएगा, क्या आपका मतलब निकल पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सभी एक दूसरे से फिर रिलेट ही नहीं करेंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत जो मक्खन वगैरह लगाए जाते हैं, फ्लटरिंग्स वगैरह की जाती हैं, उस सब के बारे में बताया है। सेम इन द केस विद पोइट के सेम के केस में भी सेम यही बातें हैं। दे एड फॉल्स प्रेज इन देयर पोइट्री टू रीच अ हायर लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि वो कहते हैं कि मैं खुद अपनी पोइट्रीज में कुछ झूठी प्रेजेस वगैरह भी कर देता हूँ, तभी तो मेरी जो पोइट्री है वो थोड़ी एक हाई लेवल पर जा पाती है। ट्रूथ इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सिविल और बिजनेस। वो कहते हैं कि सच जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, स्पेशली जो सिविल है, बिजनेस है, उसमें सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। A bite of lie added to truth is like making an alloy of copper and gold। तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से एक मिक्सचर होता है कॉपर एंड गोल्ड का, उसी तरीके से जो सच है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो लाई है, जो झूठ है, उसे मिक्स किया जाता है। इट बिकेम ईजियर टू वर्क विद दिस मेटल बट एट द सेम टाइम इट मेक्स इट इम्प्योर, कि इससे क्या होता है कि वो चीज़ जो काम हम करना चाहते हैं वो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि फिर वो चीज़ इम्प्योर ही रहती है। लाई इज़ लाइक स्नेक, इसके साथ ही ये कहते हैं कि जो झूठ है वो किस तरीके से होता है, किसके साथ कंपैरिजन बताया गया है, तो स्नेक के साथ। बेकन कंपेयर लाई विद द स्नेक क्रोलिंग और ऑन इट्स बैली इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन इट्स फिट। ये कहते हैं कि जो झूठ है ना वो एक स्नेक की तरह है जो कि अपने पेट के बल पर रेंगता है, ना कि वो अपने पैरों के बल पर जो झूठ है वो चल पाता है। द फॉल्स पर्सन हैज़ टू लेट हिज हेड डाउन बिकॉज ही फील्स गिल्टी ऑल द टाइम ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ स्पीकिंग फॉल्सहुड ऑल द टाइम टू अर्न बेनिफिट इन बिजनेस। जो भी इंसान झूठ बोलता है कहीं ना कहीं
दूसरों के सामने वो भले ही ना दिखाए, लेकिन उसको खुद को पता होता है कि उसने झूठ बोला है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट फील हो रहा होता है, इसीलिए वो अपना सिर झुकाकर चलता है। और उसको झूठ क्यों बोलना पड़ता है? ताकि वो जो बिजनेस है उसमें वो बेनिफिट को अर्न कर सके। देयर इज़ नो शेमफुल एक्ट दैन टू बी अ लायर। तो ये कहते हैं कि झूठ बोलने से ज़्यादा कोई और काम है जो वो शेमफुल नहीं है। बेकन कोर्स मॉन्टेन हु सैड। तो बेकन ने यहाँ पर जो मॉन्टेन है उनके बारे में बताया है मॉन्टेन ने। अ लायर इज़ अ मैन हु इज़ ब्रेव टूवर्ड्स गॉड बट इज़ कवर्ड टूवर्ड्स मैन। कि एक जो झूठा इंसान है ना वो बहादुर है, किसके सामने? भगवान के सामने। लेकिन वो डरपोक है किसके सामने? मैन के सामने। हम ये सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सामने वाले पर्सन से डरने के कारण हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम जो झूठ बोल रहे हैं उस झूठ से हम भगवान से बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इस बात को लेकर रिस्क लेते हैं और हम झूठ बोलते ही रहते हैं। He emphasis on the wickedness of the falsehood by saying that these are the negative qualities of man which will call upon the judgment of God upon mankind। सेम वही चीज़ है कि जो इंसान है जो गलत काम कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, इन सब के कारण जो भगवान की जजमेंट होती है वो कैसी होगी। इंसान के आगे तो वो बच गया, लेकिन भगवान से वो बच नहीं सकता है। तो इसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप लिख देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।